हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आज आपके सामने एक चैप्टर लेकर आया हूँ, निर्देशांक ज्यामिति, जो क्लास 10th का है। क्लास 10th का चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। अब देखो क्या चीज़ है निर्देशांक ज्यामिति। हम स्टार्ट करने से पहले हम पहले इसको देखेंगे, एक ग्राफ को स्टडी करेंगे। ग्राफ को स्टडी में क्या करना है, इसके बारे में जान लेते हैं कि ये है क्या क्या। अब जैसा कि आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ रखा है, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा रिपीट करूँगा, ठीक है ना। 5 मिनट के लिए, 5 मिनट में हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है ना। और जिसको नहीं आता होगा वो भी अपना क्लियर कर पाएगा। तो हम इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले इसके अंदर ये एक एक्स अक्ष है और ये एक वाई अक्ष है, ठीक है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष इन दोनों से मिलकर ये बना हुआ है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब इसके अंदर एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष है, ये आप देख सकते हो। और एक्स अक्ष पे जो बिंदु होते हैं, वो क्या है, एक्स के निर्देशांक हैं। ये निर्देशांक की बात कर रहे हैं ना, तो ये एक्स अक्ष पर जो बिंदु होते हैं वो एक्स के निर्देशांक होंगे, और जो वाई अक्ष पर बिंदु होंगे वो वाई के निर्देशांक होंगे। अब हम कोई भी बिंदु जब इसके अंदर लेते हैं, तो उस बिंदु, जैसे मैंने ए बिंदु लिया है, ए बिंदु हम लेंगे, यानी किसी भी एक बिंदु को अगर इस ग्राफ के अंदर दर्शाते हैं, किसी भी एक बिंदु को ग्राफ में जब हम दर्शाएंगे, दर्शाने का मतलब मैंने एक बिंदु ले लिया है यहाँ पर, तो इस बिंदु में हम क्या देखेंगे कि ये x के निर्देशांक 2 पर जा रहा है और y के निर्देशांक 3 पर जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हो, इससे अगर एक लंब खींचा जाए, तो ये देखो x अक्ष पर 2 पे आ रहा है और y अक्ष पर क्या है, y के निर्देशांक क्या है, 3 है। अब इसको हम लिखते कैसे हैं, तो लिखने का एक चीज़ हमेशा याद रखना कि पहले हम x लिखेंगे और बाद में y लिखेंगे। कोई भी निर्देशांक जब लिखते हैं तो हम उसको पहले x लिखते हैं और बाद में y लिखते हैं, ठीक है। पहले x और फिर बाद में y लिखेंगे, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि हम इसके अंदर जितने भी चीज़ें करेंगे इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जब भी कोई भी पॉइंट लेंगे, ठीक है ना, पॉइंट तो हम हमेशा ही लेंगे, जितने भी बिंदु हैं वो हमेशा लेंगे। तो वो बिंदु जो भी लेंगे उसमें हम क्या करेंगे कि पहले हमेशा x को लिखेंगे और दूसरे वाले को y को लिखेंगे। बार बार कोई स्पेसिफाई नहीं करेगा, बार बार कोई बताएगा नहीं आपको कि हाँ भाई पहले x लो या बाद में y लो। आपको ये हमेशा पता होना चाहिए क्या, कि पहला x है और दूसरा y है, ये चीज़ें मेन। अब हम देखते हैं कि 2-4 पॉइंट और ले लेते हैं, जो हम देख लेते हैं कोऑर्डिनेट में, हम इस निर्देशांक ज्यामिति में, इसमें कि हम इसको दर्शा पा रहे हैं कि नहीं दर्शा पा रहे हैं। तो हम देख लेते हैं। एक तो मैंने ये पॉइंट बता दिया, फर्स्ट बता दिया है कि जो ए था हमारे पास 2 और 3 करके हमने ले लिया। अगर हम दूसरा नंबर लेते हैं, दूसरा नंबर कोई सा भी नंबर ले लिया, बी हमने ले लिया -3 और 4, हमने क्या लिया है, -3 और 4। अब यहाँ आप देख सकते हो x में एक तरफ प्लस है, राइट साइड में प्लस है और इधर नेगेटिव है, नीचे माइनस है और ऊपर प्लस है, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब हम यहाँ देख रहे हैं बी बिंदु में x कितना है, -3। -3 मतलब हम कहाँ जाएंगे, x तो हमारा ये वाला लाइन है, ठीक है। इसके अंदर -3 की बात करते हैं तो 1, 2 और ये -3, हमें दिख गया कि x -3 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। और y कितना है, 4। y 4 की बात करते हैं तो y तो ये वाला अक्ष था, तो इसमें क्या है 1, 2, 3, 4, ये 4 आ गया। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो -3 है यहाँ से देखो, पहले x पे चला है, x पे कितना चला है, -1, -2, -3, ये चल गया। और उसके बाद y पे चलेगा, y पे कितना चल रहा है, 1, 2, 3, 4, मतलब ये बिंदु यहाँ पर आ गया। इसको कि अगर हम इसमें एक रेखा खींचें, तो ये लंब खींचे यहाँ से, तो ये चीज़ दर्शा रहा है, मतलब क्या है, x हमारा -3 आ रहा है और y कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। x -3 y 4, यानी ये बिंदु हमारे पास बी बिंदु क्या आ गया है, -3 और 4, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या दे सकते हैं, निर्देशांक की बात करें, निर्देशांक ज्यामिति की बात कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं क्या, निर्देशांक ज्यामिति। तो अभी हमने बात किसकी की, निर्देशांक की बात की, कि हम निर्देशांक को कैसे दर्शा पा रहे हैं, ठीक है। इस ग्राफ के अंदर हम निर्देशांक को कैसे दर्शा पा रहे हैं। और ज्यामिति की बात करते हैं। ज्यामिति क्या है, ज्यामिति का मतलब है कि हम इसमें स्टडी करेंगे किस चीज़ की, इसमें पढ़ेंगे किस चीज़ के बारे में, कि कोई भी लाइन के बारे में, यानी रेखा के बारे में पढ़ लेंगे, या कोई आकृति हो जाएगी। आकृति कैसी हो सकती है, जिस तरह से स्क्वायर होता है, मतलब कि आयत है, वर्ग है, ये सब चीज़ें हो गई। या कोई कर्व लेते हैं, कर्व मतलब जैसे कि वृत्त की बात करते हैं,
ठीक है, जो वृत्त होता है, गोल होता है, उसको भी दर्शा सकते हैं। तो हम इस कोऑर्डिनेट में, इस निर्देशांक ज्यामिति में, इसमें ग्राफ में हम क्या दर्शा सकते हैं, कोई भी रेक्टेंगल मतलब कि आयत को दर्शा सकते हैं, वर्ग को दर्शा सकते हैं, वृत्त को दर्शा सकते हैं, या फिर किसी रेखा को दर्शा सकते हैं। तो इस चीज़ के बारे में जो स्टडी करेंगे हम, ठीक है, उसी को कहा जाता है ज्यामिति यानी ज्योमेट्री। ठीक है, तो हम इसके बारे में अब देखते हैं। अब मैं कुछ पॉइंट्स और क्लियर कर देता हूँ तुम्हारे, कि थर्ड अगर मैं लेता हूँ, सी पॉइंट है हमारे पास 0 और 3। अब यहाँ देखो x 0 है और y 3 है। अब x 0 की बात करूँ मैं तो x 0 मतलब कि x पर तो बढ़ा ही नहीं, ना इधर बढ़ा है कहीं, ना इधर बढ़ा है कहीं। ठीक है, x पर वो बढ़ ही नहीं रहा। और कहाँ बढ़ रहा है वो, y पर 3 पे बढ़ा है। y पे 3 पे बढ़ने का मतलब क्या है कि ये 3 पर ऊपर जाएगा। तो यहाँ तो ये गया, लेकिन x पे इधर उधर नहीं होगा। अब इधर उधर नहीं होगा तो इसका मतलब ये सिर्फ y अक्ष पर रहेगा, x पर तो जाएगा ही नहीं। तो यहाँ पर इस बिंदु को का नाम क्या हो जाएगा, इस बिंदु का नाम हो जाएगा x 0 है और y 3 है। ठीक है ना, x 0 और y 3। तो इस तरह से आप इस बिंदु को दर्शा सकते हो। सेम अगर मैं इसमें चौथे पॉइंट में आ जाऊं, फोर जीरो पे आ जाते हैं। अब 40 की बात करें तो यहाँ हम देख सकते हैं x पर तो 4 चला है। x पे 4 चलने का मतलब क्या है, 1 2 3 4, यहाँ पर ये 4 पर आ गया बिंदु। ठीक है, और क्या y चल रहा है, y तो चल ही नहीं रहा। अब y नहीं चल रहा तो इसका मतलब ना ये ऊपर जाएगा और ना ही नीचे जाएगा, यानी ये रहेगा कहाँ पर, तो ये x बिंदु x अक्ष पर ही रहेगा। और x अक्ष पर रहेगा तो इसके अंदर क्या कर सकते हैं, D पॉइंट डाल के हमने डाल दिया x पे 4 है और y 0 है, क्योंकि हमें मालूम है हम क्या करते हैं, x को पहले लिखते हैं और y को बाद में लिखते हैं, इसलिए हमें खुद पता है कि पहला x है और दूसरा y है। तो इस तरह से हम इसको दर्शा सकते हैं। ठीक है, कोई भी अगर मैं एक चौथा पॉइंट लेता हूँ जिसमें हमने ले लिया -3 और -4, ये पॉइंट ले लिया। तो यहाँ देखो x पर तो ये -3 तक चला है और y पर ये -4, मतलब अब नीचे चलेगा। ठीक है, तो -4 मतलब यहाँ पर आ गया, यानी यही से ऐसे देख सकते हैं, -1 -2 -3 यहाँ आ गया। अब यहाँ से y चलेगा तो -1 -2 -3 और -4 यहाँ तक आ गया। ठीक है, तो ये हमारा बिंदु क्या माना था हमने, E माना है इसे। तो E बिंदु हमारा क्या आ गया, ये आ गया है -3 और -4, ये बिंदु हमारे पास आ गया। तो हमें सबसे पहले इसमें क्या है, दर्शाना आना चाहिए बिंदुओं को, ये कैसे बिंदु को दर्शा सकते हैं और कैसे वो ग्राफ के अंदर होता है। ठीक है, उसके बाद ही हम आगे की चीज़ें पढ़ पाएंगे। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या चीज़ है, हम आते हैं, हम क्लास 10th के टॉपिक पे आते हैं कि 10th में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, 10th में हमें जो जो चीज़ें पढ़नी है, टेंथ में हमें जो चीज़ें पढ़नी है उसमें क्या चीज़ है, सबसे पहला टॉपिक है हमारा क्या, दूरी सूत्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, सेकंड, ठीक है, सेकंड हमें पढ़ना है विभाजन सूत्र। जिसे हम पढ़ते हैं सेक्शन फॉर्मूला। और तीसरी चीज़ें क्या चीज़ है हमारे पास, तीसरे हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल है यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये 3 मेन टॉपिक हैं जो हमें क्लास 10th में हमें पढ़ना है। ठीक है, अब देखो कि चीज़ें क्या है, सबसे पहले हम दूरी सूत्र की बात करते हैं, हम एक को लेके चलते हैं। ठीक है, दूरी सूत्र की बात करते हैं, तो मैं इसको भी फिलहाल मिटा देता हूँ। ठीक है, हम पहले दूरी सूत्र की बात करते हैं। अब दूरी सूत्र का मतलब क्या है, दूरी सूत्र नाम से पता चल रहा है कि कोई भी 2 बिंदु होंगे उसके बीच की दूरी हमें निकालनी होगी। दूरी का मतलब क्या है, जैसे कि एक ए बिंदु हमारे पास है जिसके निर्देशांक हैं x1 और y1। ठीक है, और एक दूसरा बिंदु है B
जिसके निर्देशांक हैं x2 और y2, कुछ रहा होगा, a और b के बीच का कुछ रहा होगा। ये बिंदु यहाँ पर है और ये बिंदु यहाँ पर है, ठीक है। इन दोनों के बीच की क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। इन दोनों के बीच की ये हमें दूरी निकालनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे दूरी के सूत्र का फॉर्मूला, दूरी का सूत्र होता क्या है जिससे हम इसकी दूरी निकाल सकते हैं। तो दूरी का सूत्र क्या है, तो ए बी, इसको निकालने के लिए आएगा ये अंडर रूट में क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये क्या है हमारे पास, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। हम इस फॉर्मूले को निकाल भी सकते हैं कि फॉर्मूला बना कैसे है। चलो मैं उसके बारे में भी देख ले, तो बता देता हूँ तुम्हें कि ये फॉर्मूला बना कैसे है। सपोज मान लो एक ए पॉइंट है हमारे पास, वो यहाँ पर एक ए पॉइंट है, ठीक है। ए पॉइंट है जिसमें हमने ले लिया क्या था, x1 और y1 था, और एक दूसरा पॉइंट है वो यहाँ पर है, बी पॉइंट है जो है हमारे पास x2 y2, ठीक है। और हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर मैं एक डॉटेड लाइन डाल देता हूँ, ठीक है। और ये डॉटेड सा मैं दर्शा देता हूँ, इससे आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी फार्मूला निकालने में, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर इस बिंदु का क्या है, ऊंचाई कितनी है, तो y1, यानी आप कह सकते हो ये चीज़ तो y1 है y1, ये चीज़ आपकी y1 है। इस बिंदु की बात करें तो यहाँ पर y2, इस बिंदु की ऊंचाई कितनी आ रही है, ये y2 आ रही है, यानी ये तो y2 आ गया, डन। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि x कितना है, यहाँ से इतना इतना कितना है, तो ये x1 है, ये इतना x1 ही, ठीक है। और अगर मैं पूरे की बात करूँ यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें x2 की बात करेंगे, ये x2 दर्शा रहा है इतने में, तो ये हो जाएगा आपका x2, ठीक है। ये आपका x1 हो गया, ये x2 हो गया। लेकिन हमें क्या देखना है, हमें दिख रहा है कि यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज बनते ही हमारे माइंड में एक चीज़ आती है कि समकोण त्रिभुज मतलब पाइथागोरस फॉर्मूला लगेगा, यही चीज़ होता है। अब पाइथागोरस की बात करें तो पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है, पाइथागोरस के फॉर्मूले में हम लिख सकते हैं कि जो ये 90 डिग्री के सामने वाला साइड होता है, जिसे हम कर्ण कहते हैं, तो कर्ण का वर्ग जो होता है वो लंब के और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है, ये हमें पता है। तो मैं इसके नेमिंग कर देता हूँ, जैसे ए बी और इसको सी ले लिया मैंने, ठीक है, मान लो सी ले लिया। अब यहाँ पर हम देखेंगे अगर ये त्रिभुज हमारे पास है, अगर ये त्रिभुज हमारे पास है, त्रिभुज की भुजा भी देखनी पड़ेगी, भुजा कितनी है। तो अब मुझे ये बताओ ये भुजा कितनी होगी, यानी ए सी कितना होगा, ए सी कितना होगा। तो ए सी हम देख सकते हैं कि ये पूरा तो x2 है, और उसमें से अगर मैं x1 को घटा देता हूँ, x2 में से x1 को घटा दूँ, तभी ये आएगा ए सी, आएगा ना। यानी ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, x2 माइनस में x1, ये लिख सकते हैं ए सी को, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ बी सी की, तो बी सी क्या है, पूरा ये बी सी कितना है, y2 है। अब उसमें से अगर नीचे वाले को घटा दूँ तभी वो आएगा ऊपर वाला, तभी इस त्रिभुज की भुजा हमें मिल पाएगी बी सी। तो पूरा y2 है और ये छोटा कितना है y1 है। तो यानी कि हम बी सी को लिख सकते हैं y2 माइनस y1, बी सी को हम लिख सकते हैं y2 माइनस y1 लिख सकते हैं। और हमारे पास एक ए सी है, लेकिन हमें पाइथागोरस फार्मूला पता है कि जो कर्ण का स्क्वायर है, ए सी नहीं ए बी, हाँ ए बी बचा है ना, दो साइड हमारी निकल गई है और एक थर्ड साइड रह गई है। अब हमें पता है पाइथागोरस का फार्मूला क्या होता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है, मतलब जो 90 के सामने वाला जो होता है वो कर्ण होता है, ठीक है। जो कर्ण का जो स्क्वायर होता है, वर्ग होता है, वो बाकी दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। वर्ग का योग मतलब ए सी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर, इनके वर्ग किए और फिर उनका योग किया। अब यहाँ से अगर मैं ए बी को निकालना चाहूँ तो ये अंडर रूट में जाएगा ना सारा, ए सी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर। अब यहाँ एक चीज़ देख लो, ए सी हमारे पास क्या था, ए सी हमारे पास था
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये चीज़ हमारी निकल गई। यहाँ से हम कह सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र हमारे पास आ चुका है। क्या आ गया है? ए बी का ये हमारे पास सूत्र आ गया है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि तुम्हारे एग्जाम में इसका प्रूफ आएगा, प्रूफ नहीं आता, लेकिन एक चीज़ है, अगर आपको ये फॉर्मूला निकालना आ जाए तो आप फॉर्मूले को कभी भूल नहीं सकते और ऊपर से कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भाई ये कैसे निकला है, इससे रिलेटेड चीज़ें हम ये कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें ये नहीं कहूँगा कि मैं आपको कि एग्ज़ाम में आपका ये आएगा ही आएगा, आपको इसे प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा, नहीं। एग्ज़ाम में के लिए आपके पास ये फॉर्मूला याद रहे वो भी इनफ है। ठीक है, बट आपके लिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला बना कैसे है। ठीक है, तो हमारे पास ये चीज़, अब हमने क्या सीख लिया यहाँ पे कि ए बी के दूरी हम कैसे निकाल सकते हैं। अब ए बी की दूरी यानी हम अब किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। कैसे? हमारे पास 2 पॉइंट दे रखे हैं, मतलब फार्मूला दे रखा है। अब मैं फार्मूले में बात करूं कि अगर एक क्वेश्चन कर लेते हैं जैसे कि एक 2 3 है, ये सी पॉइंट है और एक डी पॉइंट हमारे पास है 5 4। इसके बीच की हमें दूरी निकालनी है। तो इसके बीच की दूरी के लिए क्या होगा? इसमें हम खुद सेलेक्ट करेंगे। लेट क्या करेंगे? ये हमारे पास x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। ठीक है, x1 y1 x2 y2 सेम फॉर्मूले के अंदर डालना है हमें। सी डी किया हमने, अंडर रूट के अंदर आएगा 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर और 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ रहा है? ये आ रहा है 5 माइनस 2 मतलब 3 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं 3 3 9 और 1 अंडर रूट 10। ठीक है, ये हमारे पास अंडर रूट 10 आ जाएगा। अब मैं अंडर रूट 10 की बात करूं, मतलब कि इसका डिस्टेंस, दूरी जो आ गई है वो कितनी आ गई है? अंडर रूट 10 आ गई है। ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन माइंड में ये आता है, क्या हम इसको x1 y1 ले सकते हैं? क्या इसको x2 y2 ले सकते हैं? तो जी बिल्कुल, आप किसी को भी ले सकते हो। क्यों ले सकते हो? सपोज़ मैं इसमें ही कर देता हूँ कि अगर ये 2 माइनस 5 होता, यानी मैं उल्टा करके ही दिखा देता हूँ, इसको हम ले लेते x2 y2 और इसको x1 y1। तो सी डी की अगर मैं दूरी निकालता हूँ तो देखो अब क्या होगा। देखो x2 माइनस x1 मतलब 2 माइनस में 3 का होल स्क्वायर, सॉरी 2 माइनस में 5 का होल स्क्वायर, ये ना 2 माइनस में 5 और 3 माइनस में 4। अब 2 माइनस 5 कितना होता है? ये -3 है, इसका स्क्वायर आ गया, और ये -1 का स्क्वायर आ गया। देखो क्या है, -3 का स्क्वायर आ गया, -1 का स्क्वायर। और किसी भी नेगेटिव चीज़ का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा प्लस होता है। तो प्लस का मतलब इसका आंसर भी हमारा कितना आ रहा है? 9 और 1 आ रहा है, जिसे हम √10 कह सकते हैं। यानी कोई फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ा, यानी कि हम इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ ऐसा मत कर देना कि x1 y2 कर दो, दोनों में अगर 2 लिया तो दोनों 2, 1 लिया तो दोनों 1। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम निकाल सकते हैं। अब इस दूरी की हेल्प से हमारी पता है बहुत सी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी, बहुत सी चीज़ें हम इसी तरीके से निकाल पाएंगे। मैं बताता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। अगर आपको कोई 3 बिंदु दे दिए जाए और कहे क्या वो 3 बिंदु समबाहु त्रिभुज है या समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, या विषम बाहु है या फिर समकोण त्रिभुज है, बस 3 बिंदु में देके कह दे। ठीक है ना, जैसे कि हमारे पास आ जाए, एक बिंदु मैंने ले लिया है 2 3, दूसरा बिंदु ले लिया हमने 6 3 और तीसरा बिंदु ले लिया हमने 6 10। अब क्वेश्चन में कहा गया है ये कौन सा त्रिभुज है। क्वेश्चन में आपसे पूछ ले कौन सा त्रिभुज है। देखो त्रिभुज के बारे में आपको पहले पता होना चाहिए कि त्रिभुज कितने तरीके के होते हैं, मतलब कि कितने तरीके के होते हैं और उसके रूल्स क्या क्या होते हैं। जैसे कि सबसे पहले की बात बताएं तो हम बात करते हैं समबाहु त्रिभुज की।
समबाहु त्रिभुज है, जैसे एक समबाहु त्रिभुज हमारे पास ऐसा है ABC, ठीक है। इसमें क्या होता है, AB इक्वल टू क्या आएगा, BC आएगा इक्वल टू C आएगा। यानी हम कह सकते हैं इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। अगर तीनों भुजाएं बराबर आ जाए तो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे। दूसरा क्या है, समद्विबाहु। समद्विबाहु के अंदर क्या है कि अगर किसी त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर हो जाए, यानी हम कह सकते हैं अगर AB इक्वल टू में AC आ जाए, जरूर नहीं ये वाले भी दो हो सकते हैं, ये वाले भी दो हो सकते हैं, कोई से भी दो हो सकते हैं। यानी किसी भी त्रिभुज के कोई से भी दो भुजाएं अगर बराबर हो जाए तो उसे हम समद्विबाहु कहते हैं, ठीक है। थर्ड की बात करते हैं, समकोण। समकोण त्रिभुज कैसे होता है, तो समकोण त्रिभुज के लिए होता है हमारे पास, समकोण त्रिभुज के ऐसा होता है, एक 90 का होता है ABC। इसके अंदर कुछ बराबर का कंसेप्ट नहीं है, इसके अंदर कंसेप्ट किस चीज़ का है, इसमें है कि पाइथागोरस लगना चाहिए। जिस त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस लग जाए वो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। यानी कि अगर किसी में AC का स्क्वायर 90 के सामने वाला, 90 का हमें पता ही नहीं होगा एंगल तो हमें, अगर 3 पॉइंट हमें दे रखे तो एंगल तो पता ही नहीं है, तो कोई भी जो बड़ी साइड होगी, बड़ी साइड का जो स्क्वायर होगा, जो बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होगा, वो बाकी के दो छोटी भुजा के स्क्वायर के वर्ग के बराबर होना चाहिए। अगर स्क्वायर के वर्ग के बराबर हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इसमें देखो सॉल्व हम कैसे कर सकते हैं, हमारे दूरी सूत्र से ये सब चीज़ें क्या आ रही है। तो हमें देखो चीज़ें क्या दिख रही है इसमें कि भुजाएं बराबर होनी चाहिए, भुजाएं बराबर होनी चाहिए, भुजाओं का स्क्वायर होना चाहिए। यानी इसके लिए हमें पहले भुजा की लंबाई तो पता होनी चाहिए, और भुजा की लंबाई कौन निकालेगा, दूरी सूत्र। ये दूरी सूत्र है, दूरी सूत्र के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, भुजाओं की लंबाई निकाल सकते हैं। अब मैं इसमें बताता हूँ, ये चीज़ें आप नोट कर सकते हो। जैसे कि हम देखते हैं इसके अंदर ABC 3 बिंदु हमारे पास है, हमें नहीं पता कौन सी साइड बड़ी है कौन सी छोटी है, AB बड़ा है कि BC बड़ा है कि AC बड़ा है। पहले हम तीनों का दूरी सूत्र से दूरी निकाल लेंगे। तो पहले हम निकालते हैं AB। AB में क्या होगा, इसको लिया x1, इसको y1, ये x2 और ये y2। यानी हमारे पास ये जो फॉर्मूला बन गया वो क्या बन गया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला हमारे पास है, ठीक है। अब हमने क्या, 6 माइनस में 2, 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर और 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब 6 माइनस 2 कितना होता है, 4। यानी हम कह सकते हैं 4 का स्क्वायर और प्लस में 0 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर है 16, या रहा आपका √16, जिसे हम नॉर्मली 4 लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर क्या करते हैं, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ठीक है, ऐसे भी 4 आ जाएगा। तो हमारी एक भुजा AB भुजा जो आ गई वो 4 आ गई। अगर हम BC निकालते हैं तो BC में कितना आ जाएगा, इसमें कह सकते हैं 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो क्या है x1। अब की बार मान लो ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया, ठीक है। अभी इन दोनों को चेक करें तो इसमें होगा। अब यहाँ पर 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस में 10 माइनस 3 का होल स्क्वायर, यही होगा। और इसको क्या ले सकते हैं, फर्स्ट 0 होगा स्क्वायर और सेकंड कितना हो गया, 7 का स्क्वायर हो गया। और 7 का स्क्वायर मतलब स्क्वायर से रूट कट जाएगा, या फिर नॉर्मल वैसे भी लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर 49 है और 49 का रूट क्या होता है, 7 होता है, ठीक है। चलो देखो एक चीज़ तो हमें दिख गई कि दो भुजाएं हमने निकाली और दोनों अलग अलग निकल गए, यानी समबाहु तो नहीं है। समबाहु में क्या होता है, तीनों भुजाएं बराबर होती है, तो समबाहु तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं AC पे, AC भुजा की बात करते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर इसको x2 y2 ले रखा था और यहाँ x1 y1 ले लिया हमने, तो फिर से AC हम जब निकालेंगे तो इसमें क्या आ रहा है, 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में 10 माइनस 3 का होल स्क्वायर। यानी ये कितना आ रहा है हमारे पास, 4 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर, जिसे हम कह सकते हैं 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 और 49, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट में 65।
यार है। अब देखो एक चीज़ तो हो गई कि तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, ठीक है, या फिर विषमबाहु त्रिभुज होगा या समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि समद्विबाहु भी नहीं आ रहा, क्योंकि कोई भी दो भुजा बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें तो तीनों अलग आ रहे हैं, तो तीनों में हम चेक करेंगे क्या ये विषमबाहु तो लास्ट में चेक करेंगे, पहले देखेंगे क्या ये समकोण तो नहीं है। समकोण में क्या होगा, समकोण में ये होगा कि बड़ी भुजा का वर्ग जो होगा वो दो छोटे भुजा के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बड़ी भुजा कौन सी है, तो 4 सबसे छोटी दिख रही है, 7 छोटी है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, ये 49 से भी ज़्यादा है, मतलब ये थोड़ा और ज़्यादा हो रहा है, सबसे बड़ी भुजा हमारी ये है। तो यानी हम कह सकते हैं कि AC का स्क्वायर क्या दोनों के स्क्वायर के बराबर है। तो हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, हम ये चेक करेंगे, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, AC का स्क्वायर जो है वो AB का स्क्वायर प्लस में BC के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, ठीक है। AC हमारा है √65 और AB है हमारे पास, AB कितना आया था 4 और ये आया है 7। तो यहाँ हम देख सकते हैं रूट का स्क्वायर जो होगा वो 65 ही बचेगा, 65 बचेगा। अब ये 65 है इक्वल टू कितना आ रहा है 16 प्लस में 49 और ये मिलके कितना हो जाएगा 65। अब आप देख सकते हो, क्या देख सकते हो, इसमें हम देख सकते हैं कि एक बड़ी भुजा का वर्ग जो है बाकी दो छोटे भुजा के वर्ग के योग के बराबर आ रहा है। अब जब आ रहा है तो हम लिख सकते हैं तब ABC त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ABC त्रिभुज क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यानी मेन कंसेप्ट हमने शुरू कहाँ से किया था कि हम दूरी निकाल रहे थे, ठीक है। दूरी की मदद से हमने इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकाल ली। अब तीनों भुजाओं की मदद से हमने ये समझ लिया कि ये कौन सा त्रिभुज है। अगर तीनों भुजाएं बराबर होती तो ये समबाहु त्रिभुज होता, दो भुजाएं कोई सी बराबर होती तो समद्विबाहु होता, और अगर तीनों अलग है तो हमारे पास दो कंसेप्ट है, दो चीज़ें हैं, क्या कि या फिर उनके बड़ी भुजा का वर्ग जो है वो दो छोटी भुजा के वर्ग के योग के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब बड़ी भुजा का वर्ग जो है वो दो छोटे भुजा के वर्ग के योग के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो वो हो रहा है। अगर हो गया तो समकोण त्रिभुज, अगर तब भी नहीं होता है तो वो क्या हो जाएगा, विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई है। सेम इसी तरीके से हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, ये तो मैंने त्रिभुज का बता दिया, इसी तरह से हम चतुर्भुज की बात भी कर सकते हैं। चतुर्भुज में हमारे पास क्या क्या चीज़ है, चतुर्भुज में क्या है, समांतर चतुर्भुज है, आयत है, वर्ग है, ठीक है, सम चतुर्भुज है, समलम चतुर्भुज है, तो ये चीज़ें पतंग हो गया, ये चीज़ें होती है। तो इसकी बात करें तो हमें सबकी भुजाओं के बारे में पता होना चाहिए, सबके रूल्स के बारे में पता होना चाहिए कि आयत है तो आयत का क्या होता है, कौन कौन सी भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। वर्ग में कौन क्या होता है, समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, सारी चीज़ें हम पढ़ लेंगे। जैसा कि आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़े हुए होंगे सब सारी चीज़ें, मैं पहले एक दो चीज़ें बता देता हूँ आपको कि सबसे पहले हम फर्स्ट आते हैं चतुर्भुज के अंदर हमारा क्या है, समांतर चतुर्भुज की बात करते हैं। समांतर चतुर्भुज जो है जिसको हम क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम भी कहते हैं, ठीक है। समांतर चतुर्भुज की बात करें तो उसका शेप कुछ इस तरीके का होता है, ABCD ये चीज़ है जिसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि AB इज़ बराबर जो होगा वो DC के होगा और AD जो बराबर होगा वो BC के होगा, यानी ये भुजा इसके बराबर होगी और ये भुजा इसके बराबर होगी। जब कभी आपको कोई चीज़ निकालनी होगी तो आपको 4 निर्देशांक दिए हुए होंगे, 4 निर्देशांक दिए होंगे, तब आप उसमें AB की दूरी निकालोगे, BC की दूरी निकालोगे, DC की निकालोगे, DA की निकालोगे। चारों भुजाओं को निकालने के बाद आप उसके अंदर देखोगे क्या उसके आमने सामने की भुजा बराबर है। अगर आमने सामने की भुजा बराबर है तो वो समांतर चतुर्भुज हो सकता है, ठीक है ना। अब बोलोगे आमने सामने की भुजा तो आयत में भी बराबर होती है। अगर मैं आयत की बात करूं जिसे हम रेक्टेंगल कहते हैं,
ठीक है। आयत हमारे पास रेक्टेंगल होता है, तो रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल भी में भी तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, यानी कि हमारे पास क्या है, ए बी इक्वल टू में डी सी है और ए डी बराबर में बी सी है। ये चीज़ें हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो रही है। तो फिर फ़र्क क्या रह गया, क्योंकि हम इस निर्देशांक के अंदर एंगल तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमें पता है आयत में 90 डिग्री का कोण होता है चारों तरफ, लेकिन हम निर्देशांक की मदद से फिलहाल आयत तो वो 90 डिग्री तो नहीं निकालेंगे, ठीक है ना, कि एंगल फाइंड करें, एंगल नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो हम क्या एक्स्ट्रा करें जिससे कि हमारे पास ये आयत आ जाए, तो आयत का एक और रूल होता है। एक और रूल क्या होता है हमारे पास, कि इसके विकर्ण बराबर होते हैं। विकर्ण क्या चीज़, ए सी बराबर में डी बी, यहाँ पर जो ए सी होता है वो डी बी के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन इसमें नहीं होता, इसमें ये अलग होगा और ये अलग होगा, ये आप देख सकते हो, ये छोटा और ये बड़ा है, ठीक है ना, तो इसमें नहीं होता। लेकिन आयत में क्या होता है, इसके विकर्ण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा आयत हो जाएगा। तो ऐसे रूल्स भी आगे भी हैं, जैसे कि आपका समचतुर्भुज में भी, समचतुर्भुज में भी क्या है कि चारों भुजाएं बराबर होती है, और वर्ग में भी चारों भुजाएं बराबर होती है। लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है, इन दोनों में फ़र्क ये है कि एक वर्ग में विकर्ण बराबर होते हैं और समचतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होते, ठीक है। ये दो चीज़ें हमारे पास हो गई, ठीक है। और उसके बाद समलंब चतुर्भुज में भी क्या है, उसमें तो खैर आप नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि उसमें दो भुजाएं आमने सामने की समांतर होती है, उसके बारे में नहीं होगा, पूछेगा भी नहीं इसमें, ठीक है ना। लेकिन इसके बारे में भी आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है, बट इसके अंदर नहीं पूछेगा। और उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास काइट, मतलब पतंग वाला आता है। पतंग में क्या होती है, पतंग में हम कह सकते हैं कि कुछ इस तरीके का शेप होता है पतंग, जिसमें एक भुजा ये इसके बराबर होती है और ये भुजा इसके बराबर होती है, ठीक है। तो पतंग की ये शेप हो जाती है। तो इसके बारे में मतलब कि आपको जस्ट पहले इनके बारे में पता होना चाहिए, और ये तो आपकी इसमें हेल्प कर देगा इसको प्रूफ करने में, कि आप इसकी भुजा निकाल के देखोगे, चेक करोगे बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये दूरी सूत्र के बारे में है, ठीक है। बाकी कुछ और कंसेप्ट भी है दूरी में, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, अब हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, बाय।